नमस्कार। आज हम मिलकर भारतीय संविधान की बिल्कुल बुनियाद को समझने वाले हैं, यानी इसके पहले 100 अनुच्छेद। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है। ये वो बातें हैं जो भारत की कहानी लिखती हैं। चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई भी जिसे भारत को और बेहतर तरीके से जानने की इच्छा हो, ये सफ़र सभी के लिए है। तो चलिए, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर कोई देश, कोई राष्ट्र बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा होता है या फिर कुछ और भी? इसका जवाब है कि इसकी शुरुआत होती है एक ब्लूप्रिंट से, एक खाके से। और किसी भी देश के लिए ना उसका संविधान ही वो ब्लूप्रिंट है। मतलब ये वो किताब है जो तय करती है कि देश की शक्ल कैसी होगी, इसमें रहेगा कौन, और सबसे जरूरी, ये देश चलेगा कैसे। तो आज की हमारी चर्चा में हम इसी ब्लूप्रिंट के शुरुआती हिस्सों को 5 सेक्शंस में देखेंगे। पहले समझेंगे राष्ट्र के इस खाके को, फिर बात करेंगे देश और उसके नागरिकों की, उसके बाद आएंगे सबसे जरूरी हिस्से पर, मौलिक अधिकारों पर, फिर सिद्धांतों और कर्तव्यों को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि सरकार का ढांचा कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब सोचिए, कोई भी इमारत बनाने से पहले सबसे पहले क्या चाहिए? जमीन, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारे संविधान का जो पहला हिस्सा है वो हमारे देश की जमीन, मतलब उसके ज्योग्राफिकल एरिया को डिफाइन करता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारे देश का पूरा स्ट्रक्चर बताता है कि हम अलग अलग राज्यों को मिलाकर बना एक संघ हैं। और हाँ, इसी ब्लूप्रिंट में ये भी लिखा है कि संसद चाहे तो नए राज्य बना सकती है या पुराने राज्यों की सीमाओं को बदल भी सकती है। ठीक है, तो जमीन तय हो गई। अब अगला सवाल क्या होगा? यही ना कि इस जमीन पर रहेगा कौन, मतलब इस देश के नागरिक कौन होंगे। तो हमारा ब्लूप्रिंट यानी हमारा संविधान, उसका दूसरा हिस्सा बस इसी सवाल का जवाब देता है। देखिए, जब संविधान बन रहा था तो देश विभाजन की एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरा था। तो बनाने वालों के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसीलिए आर्टिकल्स 6 और 7 एकदम साफ साफ बताते हैं कि जो लोग बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता दी गई, और जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए उनका भारतीय नागरिकता पर दावा खत्म हो गया। इसके अलावा भी नागरिकता पर कुछ और बहुत जरूरी नियम बनाए गए, जैसे कि अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है। फिर एक और बड़ा सिद्धांत कि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं चलेगी। मतलब कोई सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक हो सकता है, किसी और देश का नहीं। और सबसे जरूरी बात, यह तय हुआ कि आगे चलकर नागरिकता पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। चलिए, अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के दिल पर, इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, फंडामेंटल राइट्स यानी नागरिकों के मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो ये तय करते हैं कि सरकार की ताकत की भी एक सीमा है और हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा की गारंटी है। हमारे संविधान ने इन अधिकारों को मोटे तौर पर 6 कैटेगरीज में बांटा है। और ये सिर्फ कहने के लिए अधिकार नहीं है, ये तो किसी भी व्यक्ति की आज़ादी की नींव हैं। ये पक्का करते हैं कि हर इंसान बिना किसी डर के जी सके और अपनी जिंदगी में जो चाहे वो बन सके। इनमें से शायद सबसे ज्यादा जिसकी बात होती है वो है आर्टिकल 19। ये हमें 6 कमाल की आज़ादियां देता है। जरा सोचिए, अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से अपनी बात रखने के लिए इकट्ठा होने की आज़ादी, देश में कहीं भी घूमने फिरने, बसने और कोई भी काम करने की आज़ादी। सच कहूं तो यही आर्टिकल तो हमारे लोकतंत्र की जान है। और फिर आता है आर्टिकल 21। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि आपको जीने का हक है, नहीं, अदालतों ने इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा बनाया है। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब है गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, अ लाइफ विद डिग्निटी। बस ये एक लाइन ही हमारे संविधान की इंसानियत को दिखा देती है। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? क्या ये सब बस कागज पर लिखी अच्छी अच्छी बातें हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है आर्टिकल 32, और इसे खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। पता है क्यों? क्योंकि ये वो सुपर पावर है जो हर नागरिक को ये हक देता है कि अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और इसी आर्टिकल की वजह से बाकी सारे अधिकार मीनिंगफुल बनते हैं।
तो ठीक है, अधिकार मिल गए, लेकिन एक अच्छा देश सिर्फ अधिकारों से नहीं चलता, उसे एक मॉरल कंपस, एक नैतिक दिशा की भी जरूरत होती है। तो हमारे ब्लूप्रिंट का अगला हिस्सा सरकार को दिशा दिखाता है और हम नागरिकों को हमारे कर्तव्य बताता है। तो यहाँ ना दो चीजें हैं। एक तरफ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। ये सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक है जो बताती हैं कि एक अच्छा कल्याणकारी राज्य कैसे बनाना है। जैसे ये लक्ष्य रखना कि सबको समान काम के लिए समान वेतन मिले। और फिर दूसरी तरफ है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। ये हम नागरिकों के लिए हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि देश के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो देखिए, नींव रख दी, नागरिक कौन है ये तय हो गया, उन्हें अधिकार भी मिल गए और देश की दिशा भी तय हो गई। अब क्या बचा? अब बचा देश को चलाने वाला सिस्टम। तो इस ब्लूप्रिंट का आखिरी हिस्सा जिस पर हम आज बात करेंगे वो इसी मशीनरी यानी हमारी केंद्र सरकार के स्ट्रक्चर को समझाता है। आर्टिकल्स 52 से लेकर 100 तक यह हिस्सा सरकार के बड़े बड़े पिलर्स को डिफाइन करता है। इसमें राष्ट्रपति हैं जो देश के हेड ऑफ स्टेट हैं। फिर आते हैं प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनके हाथ में असल एग्जीक्यूटिव पावर होती है। और फिर आती है हमारी संसद जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। मतलब ये पूरा मैनेजमेंट प्लान है कि कौन क्या करेगा। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। हमने देखा आर्टिकल्स 1 से 4 में भारत का संघ, 5 से 11 में नागरिकता, 12 से 35 में सबसे जरूरी मौलिक अधिकार, 36 से 51 ए में सिद्धांत और कर्तव्य, और आखिर में 52 से 100 तक केंद्र सरकार का पूरा ढांचा। ये है हमारे देश के ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे अहम हिस्सा। तो आज हमने सिर्फ पहले 100 आर्टिकल्स का सफर तय किया जो मिलकर एक पूरे देश की बुनियाद रखते हैं। लेकिन सोचिए, ये विशाल ब्लूप्रिंट, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। ये सोचने वाली बात है कि अगर नींव इतनी मजबूत और गहरी है तो इसके ऊपर जो पूरी इमारत बनी है वो कितनी शानदार होगी, है ना? शायद ये आगे की खोज के लिए एक अच्छा सवाल है।